हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स की भेजी हुई कुछ बेहद ही खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेक श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए जब भी वीडियोस लेकर आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको अपने साथ घटी कोई घटना मुझे बतानी हो तो आप उसे स्क्रीन पर दिख रही मेरी इंस्टाग्राम आईडी या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए मुझ तक पहुंचा सकते हो। आपकी स्टोरी सुनाने में मुझे बहुत ही खुशी होगी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। मेरा नाम पीयूष है और ये बात जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये साल 1999 की है। उस टाइम पर मैं अपने कज़न जिसका नाम पराग था उसके पास गया हुआ था घूमने के लिए। पराग एक कंपनी में काम करता था जो कि उस टाइम पर इंडिया की सबसे बड़ी पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की सब्सिडरी थी। लोनावाला में एक डैम और एक लेक था जो कि उसी कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता था। उस डैम के ऊपर से वहाँ का जो नज़ारा दिखता था वो तो देखते ही बनता था, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत। जिन लोगों को नेचर से प्यार है उन लोगों के लिए तो वो जगह एकदम जन्नत की तरह थी। बात करूँ स्टोरी की तो पराग का जो काम था वो था केटरिंग सर्विस में वर्कर से रिलेटेड। वो वर्कर जो कि लेक के पास कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। वहाँ पर पास में ही बड़े बड़े क्वार्टर बने हुए थे जिसमें वो सारे वर्कर रात में रहा करते थे। पराग की कैंटीन से वो सारे वर्कर आकर खाना ले आते और अपने अपने रूम में जाकर खा लेते। तो एक शाम की बात है, मैं उसी लेक के पास घूम रहा था शाम की हवा लेने के लिए। मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा था और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। टाइम शायद ये कोई शाम के 6:30 बजे के आसपास का था। और अब थोड़ी देर में क्योंकि पराग कैंटीन में जाने वाला था तो मैंने सोचा कि मैं भी उसके साथ ही चलता हूँ। डैम के पास से उस कैंटीन में जाने का जो रास्ता था वो एक पतली सी गली से होकर जाता था और जब हम उस गली में मुड़े तब हमारे आगे 2 वर्कर और थे जो कि कैंटीन की तरफ ही बढ़ रहे थे। अब उसी गली से निकलते टाइम, उस पतले से रास्ते से निकलते हुए हमें एकदम से एक जगह पर आकर ऐसा फील हुआ कि वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंडक थी। मतलब आगे और पीछे टेम्परेचर एकदम नॉर्मल, बट उस छोटे से एरिया में एकदम ठंडक। अब थोड़ा आगे आने के बाद मैं वापस उस जगह पर देखने लगा जहाँ पर हमें वो ठंडक वाली फीलिंग आई थी। तब मुझे वहाँ पर मानो कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा धुआं टाइप का एक जगह पर इकट्ठा होता हुआ दिखाई देने लगा। वो वर्कर्स जो कि हमारे आगे थे उन लोगों ने भी उस धुएं को देखा था बट उन्होंने उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि शाम के उस वक्त और उस जगह पर ऐसा धुआं दिखना कोई बड़ी बात नहीं थी। उनमें से एक वर्कर ने उस धुएं को बिना देखे ही पास कर दिया। मतलब वो उसे अनदेखा करते हुए उसके आर पार निकल गया। ये चीज़ मैंने बड़े ध्यान से देखी थी। इसके बाद हम लोग कैंटीन चले गए और लगभग 8:30 बजे रात के हम लोग वापस आए। रात में खाना वाना खाने के बाद लगभग 10:30 बजे के आसपास हम वहाँ पर वरांडे में घूम रहे थे और तभी उस टाइम पर हमने देखा कि 4 वर्कर हमारे घर के पास आ रहे थे। देखने में काफ़ी हांफते हुए और वो भाग भाग कर हमारे करीब आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक डर अलग से ही दिख रहा था और वो आते ही पराग से बोलने लगे कि वो उनके साथ चले। पराग के साथ साथ मैं भी उनके साथ चलने लगा और जब थोड़ा आगे बढ़ने के बाद हम उस जगह पर पहुंचे तो हमने देखा वो सेम वर्कर जो कि उस टाइम पर मैंने देखा था जिसने उस धुएं को पास कर लिया था। वो कमरे के बीचों बीच बैठा हुआ था और अपना डिनर कर रहा था, बट उसके साथ कुछ तो अजीब था। वो काफ़ी तेज पश्तो या फिर उर्दू भाषा में बोल रहा था। मुझे इसलिए पता था क्योंकि थोड़ी बहुत पश्तो मुझे आती थी। पश्तो वो भाषा है जो कि अधिकतर अफ़गानिस्तान जैसे एरिया में बोली जाती है। वो काफ़ी तेज़ बोल रहा था पश्तो में और उसके बोलने का मुख्यतः ये मतलब था कि उसे खाना चाहिए था और काफ़ी सारा खाना। इसके अलावा खाने में वो बीफ मांग रहा था। अब वो जो वर्कर था उसके बारे में मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। उसकी हाइट ये कोई 5 फुट से ज़्यादा नहीं होगी। ज़्यादा लंबा तो नहीं था बट उसकी बॉडी अच्छी खासी थी। मतलब ये नहीं कि बिल्कुल पतला। अब वो जो इंसान था वो वहाँ का लोकल ही था तो ये बात तो क्लियर थी कि उसका पठान या फिर
वो जो लैंग्वेज बोल रहा था उससे उसका कोई ताल्लुकात नहीं था। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर रहने वाले सारे वर्कर्स को पता था कि वो एक वेजिटेरियन था। तो बीफ वाली बात सुनकर तो सब बिल्कुल हैरान हो गए। तब वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने बताया कि उसने वहाँ पर बैठकर तब से आधे घंटे के अंदर अंदर 6 लोगों का खाना अकेले खा लिया है, और उसके बाद भी वो लगातार और खाना मांग रहा था। इसके अलावा वो जिस तरीके से बोल रहा था उसकी आवाज़ भी पूरी तरीके से बदल चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो इंसान है ही नहीं जिसे वो लोग जानते थे। अब इस सबको देख करने के बाद मेरे माइंड में जो आइडिया आया वो ये कि उसको किसी तरीके से कंट्रोल करके हमें हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। मैं और कुछ और लोग उसके पास गए उसे रस्सी से बांधने के लिए, ताकि हम उसे ले जा सकें, जो कि मेरे हिसाब से एक काफ़ी ज़्यादा आसान काम था और मैं इस बारे में सोच भी नहीं आता। बट वो बैठा हुआ था और उसके चेहरे पर एक भी भाव नहीं था। और उसके बाद कुछ ऐसा हुआ जो कि आज तक भी मेरे होश उड़ा देता है। वो कम कदकाठी वाला छोटा सा वर्कर, उसने एक वर्कर को तो पहले लात मारी और वो वर्कर सीधा ज़मीन पर जाकर गिरा, और उसके बाद उसने मुझे और पराग को दोनों को एक साथ हवा में उठा लिया अपने एक एक हाथ से। और यही नहीं, उसने हमें उठाने के बाद दूर फेंक दिया, लगभग जहाँ पर हम खड़े थे वहाँ से 5-6 फीट दूर। सबसे डरावनी बात ये थी वो भी अपनी जगह पर खड़ा था। मेरी हाइट 5 फुट 6 इंच है, हो सकता है आप लोगों को ज़्यादा ना लगे, बट जो पराग था मेरा कज़न, उसकी हाइट 6 फीट 2 इंच थी और उसका वजन भी काफ़ी अच्छा खासा था। तो उसके जैसे बंदे को इस तरीके से उठाकर फेंक देना, वो भी मेरे साथ, नामुमकिन था। उसे फेंकना तो दूर की बात, उसे केवल उठाना भर ही काफ़ी ज़्यादा मुश्किल काम था। जब वहाँ पर ऐसा हुआ तो वहाँ पे मौजूद सब लोग उससे बेहद ज़्यादा डर गए और सब उससे दूर दूर भागने लगे। कोई भी उसके नज़दीक नहीं जा रहा था। इसके बाद हम लोगों ने वहाँ पर लगभग 10 और वर्कर्स को बुलाया ताकि हम उसके ऊपर कंट्रोल कर सकें। और फाइनली लगभग आधे घंटे कड़ी मेहनत करने के बाद न जाने कैसे कैसे हमने उसे पकड़ लिया, पर वो अब भी उसी भाषा में हमें लगातार गालियाँ दिए जा रहा था। अब उस टाइम पर जो लोग होते थे वो पैरानॉर्मल और शमन वगैरह जैसी चीज़ों में ज़्यादा यकीन करते थे। वो लोग यही कह रहे थे कि हमें किसी शमन या पंडित को बुलाना चाहिए, बट मैं चाहता था कि वो किसी तगड़े हॉस्पिटल में उसे ले जाया जाए। बट आज जब मैं इस बारे में सोचता हूँ तो ये ख्याल आता है कि उन लोगों ने अच्छा ही किया मेरी बात ना सुनकर, वरना न जाने क्या होता। उन लोगों ने पास ही के एक पंडित को वहाँ पर बुला लिया। वो पंडित जब वहाँ पर आया तो दिखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था, हमारे जैसा ही नॉर्मल इंसान। बट वो अपनी आंखों में गुस्सा लिए सीधा उस वर्कर के सामने गया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए उसे घूरने लगा। वो अब भी गाली दे जा रहा था। इसके बाद उस पंडित ने अपने हाथ में कुछ तो करा और उसके बाद अपना हाथ उस आदमी के सर पर रख दिया और उसके बाद उसने इतना पूछा कि आखिर वो कौन था और वो इसको परेशान क्यों कर रहा था। तब उसने बोलना शुरू करा। उसने बताया कि उसका नाम इफ्तिकाम खान था। वो एक अफगानी था और कई साल पहले वो वहाँ पर कुछ काम के सिलसिले में आया था। इसके बाद उसने बताया कि उसका शरीर पासी की जो लेक है उसके अंदर पड़ा हुआ है और उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ, और वो बस एक ही चीज़ चाहता था, वो था उसके शरीर का अंतिम संस्कार। उसने यहाँ तक कि उस लेक के अंदर एक एग्जैक्ट लोकेशन बता दी जहाँ पर उसका शरीर मिलने वाला था। पराग ने अपने कुछ कॉन्टैक्ट्स का फ़ायदा उठाया और उसके बाद अगले ही दिन उसने पता नहीं कैसे करके वो बॉडी वहाँ से निकलवा दी। बॉडी क्या, हमें बस एक कंकाल ही मिला और उसी जगह पर मिला जहाँ पर उसने हमें बताया था। तो हमारे पास ये मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था कि वो वही था। उस कंकाल को जैसा कि हमसे कहा गया था एक प्रॉपर मुस्लिम विधाओं से अंतिम संस्कार करा दिया गया। इसके बाद लगभग 1 घंटे के बाद उस आदमी को होश आ गया जिसके ऊपर वो आत्मा या फिर जो कुछ भी था वो आया था। अब वो नॉर्मल था और अच्छे से बात वगैरह कर रहा था। हम सभी लोगों ने उस पंडित का शुक्रिया अदा करा। इतना कुछ होने के बाद भी वो पंडित काफ़ी ज़्यादा शांत था और ये देखकर मैं हैरान था। बीते कुछ घंटों में मेरे साथ जो घटना हुई थी उसके ऊपर यकीन कर पाना मेरे लिए ही काफ़ी मुश्किल था। इस घटना के बाद पराग और मैं अगले कई दिनों तक एकदम सदमे में रहे, बट एक बात की खुशी थी कि आखिरकार हमने उसकी मदद कर दी थी। कुछ समय के बाद बात को हमने भी रफा दफा कर दिया
और वो जो वर्कर था जिसके ऊपर वो आया था उसका ट्रांसफ़र तो एक दूसरी जगह पर हो गया और वो वहीं पर अब काम करता था। बस आखिर में ये समझ आता है कि वो पठान कौन था और ऐसा आखिर क्या हुआ था उसके साथ कि उसका मर्डर कर दिया गया। शायद ये बात कभी किसी को नहीं पता चले। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की ओर और यह हमें बताई है हमारे सब्सक्राइबर मनीष नारायण ने। तो आइए उनकी कहानी को भी अब जानते हैं। मेरा नाम मनीष है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। आत्माएं काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होती हैं, पर कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें वो अपने शिकार का काफ़ी समय तक बस पीछा करती हैं, उन्हें ऑब्जर्व करती हैं। बट मैं जो काम करता हूँ वो ज़्यादातर है इनकी छानबीन करने का। पेशे से तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, बट वैसे एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर भी हूँ। मुझे नहीं लगता कि आज तक मैंने किसी भी तरह की ऐसी आत्मा या फिर किसी ऐसी शक्ति को नुकसान पहुँचाया है। और अगर भूल चूक में कभी ऐसा हुआ भी है तो मेरे पास इतनी सिद्धि और इतनी शक्ति है कि मुझे पता है कि मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। बट शायद बस ये मेरा ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस निकल गया, क्योंकि जो अभी ये घटना मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी ज़िंदगी के कुछ सबसे ज़्यादा डरावने दिन थे। और जब मैं इस सब से गुज़र रहा था मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा था और कौन कर रहा था। बट जब मैंने इन सारी घटनाओं के पीछे अपना काफ़ी सारा समय रिसर्च में बिताया तो मुझे शायद समझ में आ गया कि चीज़ें कहाँ पर बिगड़ना शुरू हुई थी। और इसीलिए सबसे पहले मैं आपको वही चीज़ बताऊंगा जिसके कारण शायद ये सब शुरू हुआ था। ये जो हमला मेरे ऊपर हुआ था ये काफ़ी ज़्यादा एक सिस्टमेटिक वे में हुआ था और काफ़ी ज़्यादा चालाकी से हुआ था, जिसमें कई सारे भ्रम थे और काफ़ी ज़्यादा पुराने ज़माने की चीज़ों का भी इस्तेमाल करा गया था। इतना मुझे पता था कि ये किसी भी नेचुरल आत्मा या फिर नेचुरल किसी भी एंटिटी का काम नहीं था, क्योंकि ये जो कोई भी चीज़ थी वो अपनी हदों को पार कर चुकी थी। और सबसे ज़्यादा चीज़ जिसने मुझे डराया वो ये कि उस चीज़ ने आज तक की लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी खेल लिया और इवन इन सब चीज़ों के साथ उसने मुझे मेरे ही खेल में हरा दिया। सब कुछ आपको एकदम शुरू से बताता हूँ। बात लगभग आज से 10 साल पहले की है। तो उस टाइम पर मैं एक जगह पर गया हुआ था और वहाँ से आते वक्त मैं एक छोटे से गांव में गया था और उस गांव में मेरी नानी के परिवार के कुछ लोग रहा करते थे जिनसे मुझे मिलने के लिए जाना था। बॉम्बे से ये जगह लगभग 300 मील की दूरी पर है या फिर शायद 500 किलोमीटर के आसपास। गांव में ज़्यादा लोग नहीं रहते, बट जितने लोग रहते हैं आपस में उनकी अच्छी खासी जान पहचान है। गांव जाने के बाद जो मेरी आदत थी वो ये कि मैं छत पर जाकर काफ़ी समय तक गांव के खुले खुले मैदान देखा करता था। और उस टाइम भी जब खाना बन रहा था रात का तब मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा बाहर घूम लिया जाए, और तब मैं घर से बाहर निकला। थोड़ा आगे मैं गया था कि तब मेरे सामने मुझे एक छोटी सी झोपड़ी दिखी। थोड़ा जब मैं उसके पास से निकलने लगा तो मैंने नोटिस करा कि वो खाली थी, यानी कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। दरवाज़ा भी वहाँ पर खुला हुआ था और उस टाइम पर मुझे वहाँ पर एक ईवल एंटिटी की ऑरा महसूस हुई। मैं वहाँ पर सीधा अंदर चला गया। वहाँ पर कुछ कपड़े पड़े हुए थे और कुछ ऐसा सामान जिसके बारे में मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। इसके अलावा उस पूरी झोपड़ी में अंदर की तरफ से मानो कुछ हरे रंग का तरल पदार्थ पूरी झोपड़ी पर इधर से उधर फैला हुआ था, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा अजीब सा भी लग रहा था। तब मैंने वहाँ पर अपने एक मामा को बुलाया जो कि वहीं रहते थे, और मैंने उनसे पूछा कि आखिर ये किसका था और वो रहने वाला कहाँ गया। तब उन्होंने मुझे उस जगह के बारे में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने बताया कि एक बूढ़ी औरत जो कि पहाड़ों की साइड से वहाँ पर रहने के लिए आई थी, वो वहाँ पर रहा करती थी। यही कोई 80-85 साल की उम्र थी उसकी। जो थोड़े बहुत पैसे वो अपने साथ लाई थी उनसे उसने वो झोपड़ा बनवा लिया और वहीं पर रहने लगी। ये काफ़ी ज़्यादा छोटा गांव था, इसीलिए थोड़े ही समय में पूरे गांव को उसकी दुखद कहानी के बारे में पता चल गया कि कैसे उसने अपना इकलौता बेटा एक सांप के काटने के कारण खो दिया। वो सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा प्यार से बातें करा करती थी, सभी लोग उसे काफ़ी इज्जत से बात करते थे। इसके अलावा गांव में कभी भी
कोई छोटा मोटा फंक्शन होता तो वहां जाकर उनकी खाने बनाने में मदद जरूर करती थी और सभी लोग उनकी मदद लेते भी थे। तो उस टाइम पर गांव में एक फ्री में मोतियाबिंद का कैंप लगा था, अक्सर लगते रहते थे वहां पर। तो उस बूढ़ी औरत के कुछ पड़ोसियों ने, जिन्हें उनकी तकलीफ के बारे में पता था, वो उन्हें उस डॉक्टर के पास लेकर जाने के लिए कहने लगे। बट जब उन्हें पता लगा कि वहां पर किस तरीके से चेकिंग होगी तो उन्होंने वहां पर जाने से मना कर दिया और वो सबसे बोलने लगी कि उनकी आंखें एकदम ठीक है। बट तब तक उनका नंबर आ चुका था और तब अगला नंबर उन्हीं का था। इसी वजह से वो गुस्से में बड़बड़ाते हुए उस रूम के अंदर गई। जब 2 मिनट के बाद नर्स वहां पर अंदर गई तो उसने देखा कि वो बूढ़ी औरत टेबल पर लेटी हुई थी और उसके ठीक आगे वो जो डॉक्टर था वो मरा हुआ पड़ा था। उस डॉक्टर का नाम शिर्के था। उसकी मौत का कारण एक काफी ज्यादा तेज हार्ट अटैक था। बट उसका जो चेहरा था वो इस तरीके से था मानो कि उसने कोई बहुत ज्यादा डरावनी चीज देख ली हो और उसके पीछे की वजह किसी को नहीं पता थी। इसके बाद उस बूढ़ी औरत के बारे में गांव में तरह तरह की बातें बनने लगी। कई लोग कहने लगे कि वो औरत रात के वक्त वहां पर नदी के किनारे जाती थी और वहां पर कुछ अजीब सी चीजें बनाती थी। इसके अलावा जब काफी ज्यादा बारिश होती उस समय लोगों को वो नदी में तैरते हुए दिखाई देती। उसके मुंह में कोई कपड़ा सा रहता या फिर ऐसा ही कुछ। इसके बाद एक रात वो अचानक से गायब हो गई और दोबारा कभी भी किसी को भी नहीं दिखी। बट उसके बारे में सारी बातें जानने के बाद मुझे शायद अंदाजा हो गया था कि वो कौन थी और वो कहाँ गई थी। अब मैं इस बारे में ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊंगा, बट मुझे एक तरीका पता था कि जिससे मैं उस गांव पर से पूरी तरीके से कंट्रोल हटवा सकता था। मैंने वही करा। उसकी झोपड़ी को मैंने जब ध्यान से देखा तो मुझे वहां पर एक पुरानी चीज़ मिल गई जो कि उसकी थी। मुझे जो प्रक्रिया करनी थी मैंने वहां पर वो कर दी। बट इस चीज़ को करते टाइम एकदम से मुझे काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगा और तब मेरे दिमाग में एक इमेज आने लगी। मैं कुछ देख रहा था बट कोई चीज़ थी जो कि उस चीज़ को मुझे देखने से रोक रही थी। मुझे मेरी आंखों के सामने एक लोमड़ी दिखी। वो लोमड़ी मुझे घूर रही थी और मुझे घूरने के बाद एक दूसरी तरफ मुंह करके वो मेरे सामने से चली गई। मैंने गांव वालों से कहा कि वो उस झोपड़ी को गिरा दे और वहां पर आग जला दे ताकि वहां पर उस चीज का कोई भी नामो निशान तक ना रहे। और अब मुझे समझ में आ गया था कि शायद डॉक्टर शिर्के क्यों मरे थे। उन्होंने शायद उस चीज की आंखों में देख लिया था और उन्होंने उसकी आंखों में वो अंधेरा देख लिया था, वो शैतानी दुनिया जो कि शायद उन्हें नहीं देखनी चाहिए थी। शायद वहां पर जाकर ये सब करना ही मेरी गलती थी। बट मुझे नहीं पता था उस टाइम पर कि ये आगे बढ़कर किस तरीके का मोड़ लेने वाला है। इन सब बातों के बारे में भूल भी गया था और वापस से शहर आने के बाद मैं अपनी जॉब में लग गया। वीकेंड्स पर ही मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल पाता था खुद के लिए। ऐसे एक शनिवार के दिन मैं अपना काम वगैरह कर कर ऑफिस से घर की ओर निकलने वाला था। अब उस टाइम पर मुझे एकदम से ही काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग आने लगी। दरअसल मुझे जब भी कुछ बुरा होने वाला होता था तो अंदर से एक तरीके का मानो आधार मुझे महसूस होता था और तब मुझे लग रहा था कि मेरे साथ कुछ होने वाला है। तब तुरंत नहीं बल्कि आने वाले समय में मेरे साथ कुछ बहुत बुरा होगा। मैंने अपने हाथ बांधे और सोच लिया कि जो कुछ भी होगा मैं उससे निपटने के लिए तैयार हूँ। घर जाते वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा सावधानी से गया। जिस टाइम पर मैं सोसाइटी में पहुंचा तब मुझे एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सी चीज़ दिखी। सामने कुछ तो हो रहा था बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर करा क्योंकि मेरे माइंड में तब और भी काफ़ी सारी बातें चल रही थी ऑलरेडी। आपको मैं बता दूं कि मैं भी कई तरह की साधनाएं करता था और इसी कारण जब मैं फ्लैट पर वापस गया तो मैं साधना करने के लिए चला गया क्योंकि मुझे वैसे भी अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। लगभग घंटे भर तक मैंने अपनी साधना करी और उसके बाद सीधा बेड पर चला गया। उस टाइम पर मेरी नींद लगने से थोड़ी देर पहले ही एक बार फिर से मुझे अंदर से लगने लगा कि कुछ होने वाला है, बट कुछ भी अजीब मेरे सामने नहीं दिख रहा था। बट तब मुझे एकदम से ऐसा लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे आसपास कुछ था जो कि मुझे दिख नहीं रहा था। अगली सुबह जब मैं उठा तो मैं हैरान रह गया। जिस तकिए पे मैं सर रख के सोया था
उस पर कुछ हरा हरा सा लगा हुआ था और उसे देखते के साथ ही जो चीज़ मेरे मन में आई वो झोपड़ी। ये वही चीज़ थी जो कि मैंने उस झोपड़ी में देखी थी। मेरे दिमाग में अब ये सब बातें घूमने लगी। नहाने के बाद मैं एक बार फिर से साधना करने के लिए बैठ गया, काफ़ी ज़्यादा ध्यान से, ताकि मैं वो चीज़ मुझे परेशान करने की कोशिश कर रही थी उसे हरा सकूं। अब जो साधना मैं कर रहा था ये इस तरह की थी जिससे बुरी आत्मा या फिर बुरी शक्तियों को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ होती थी। और जब मैं एकदम पीक पर था अपनी साधना के, उस टाइम पर एकदम से दरवाजे की घंटी बजी। मैं थोड़ा गुस्से में आ गया और उसके बाद मैंने दरवाज़ा खोला। मैं बाहर देखा तो पाया कि वहाँ पर बस दूध की थैली रखी हुई थी और दूध वाला वहाँ से जा चुका था। मैंने वो थैली उठाई और उसके बाद मैं सीधा अंदर आ गया। बट तब अंदर आते वक्त मेरे पैर एकदम से जम गए। उस टाइम पर सुबह के 5 बजे थे और मुझे याद आया कि जो दूध वाला था वो हमेशा कभी भी 6 बजे से पहले आता ही नहीं था। तो उसका मतलब वो चीज़ बाहर आई थी जिसने वो दूध वहाँ पर रखा, या फिर वो कुछ और जो भी था वो कुछ और था। उस चीज़ ने काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट तरीके से मुझे अपने जाल में फंसाया। मैं उस चीज़ को वापस रखकर सीधा अपनी साधना में चला गया, क्योंकि मुझे पता था ये जो भी चीज़ है ये मेरे से शक्तिशाली है। अब मेरी नज़र साधना के दौरान ही उस दूध की थैली पर गई तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब वहाँ पर थैली की जगह बस हरे रंग का वो तरल पदार्थ था जो कि पूरी जगह पर फैल चुका था। तब एकदम से ही पता नहीं कैसे मेरी उंगली में मुझे थोड़ी चीज़ सी लगने लगी, और तब मैंने जब हाथ में देखा तो पाया कि मेरे हाथ में से ही वो हरे रंग की चीज़ निकल रही है। शायद कोई ऐसा पदार्थ जो कि इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का था। मुझे यकीन आ गया था कि अब मैं खतरे में था, और इसीलिए मैं सीधा अपने कबर्ड के पास गया और मैंने वहाँ से कुछ मोमबत्तियाँ निकाल ली। मैंने तो जैसे ही मोमबत्तियाँ जलाई तब मुझे एक विजन दिखा। एक डॉक्टर जो कि एक बूढ़ी औरत की आंखें देख रहा था, शायद मोतियाबिंद के लिए। और तब एकदम से ही जैसे ही मैं आगे देखने वाला था मेरे दिमाग में कुछ हुआ, मानो मेरे को कोई रोक रहा था। बट उस टाइम पर मेरे साथ जो भी हुआ मुझे वो याद ही नहीं है। मुझे पक्का पता था कि अगर मेरे साथ कुछ ऐसा ही नॉर्मली हुआ होता तो मैं उस चीज़ को याद कर लेता। बट ऐसा था कि मानो उस जगह पर मेरे दिमाग के उस हिस्से को किसी ने अपने काबू में कर लिया था और उसने साफ कह दिया था कि मैं वो नहीं देख सकता। मैं फौरन वहाँ से उठ खड़ा हुआ और अब मैंने पूरे घर में एकदम शुद्धिकरण करना शुरू कर दिया। बट ये जो भी कुछ था वो शायद मुझ पर हंस रहा था। वो इतनी पावरफुल स्पिरिट थी कि उसके ऊपर नॉर्मल शुद्धिकरण से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। पहली बार इतना परेशान होने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को कॉल मिलाया, एक ऐसा दोस्त जो कि मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन में मदद करता था। बट कॉल वेटिंग पर थी। ये सोचकर कि वो वापस कॉल करेगा मैं बेड पर बैठ गया और उसके बाद अपनी आंखों को बंद करके सोचने लगा कि आखिर ये मेरे साथ क्या हो रहा है। इसके बाद मैंने घर से बाहर निकलना ही सही समझा। सुबह के 7 बज चुके थे और जैसे ही मैं रोड पर आया उस टाइम पर मेरी नज़र सोसाइटी के सामने एक जगह पर पड़ी। वहां पर एक बूढ़ी औरत डेली सब्जी बेचा करती थी। वो सुबह सुबह 6 बजे ही वहां पर आके बैठ जाया करती थी और दिन भर वहीं बैठा रहा करती थी। उस टाइम पर जब मैं गया तो सुबह के 6 बज रहे थे और वो वहां पर बैठी हुई थी। पहले तो मेरा उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं गया, बट तब मैंने उसे ध्यान से देखा। आज वो कुछ अलग लग रही थी, कुछ अलग, कुछ पहले से ज़्यादा बूढ़ी और लगातार मुझे घूरते हुए। मुझे नहीं पता था कि वो वही औरत है या फिर कोई और, बट देखने में शायद वो मुझे वैसी ही लग रही थी उस औरत की तरह जो कि उस गांव में रहा करती थी। हल्का सा घबराते हुए मैंने एक बार फिर से अपने एक दोस्त को कॉल मिलाया, बट अब भी नहीं लगा। इसके बाद मैंने अपने दूसरे दोस्तों को फ़ोन मिलाना शुरू करा, बट सबका नंबर व्यस्त जा रहा था। मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को भी ट्राई करा, बट फिर भी यही चीज़ हो रही थी। इसके बाद मैंने उन नंबर्स को मिलाना शुरू करा जो कि मुझे याद थे कुछ लोगों के, बट वो कोई भी नंबर रीचेबल नहीं था। मानो ये सारा प्रोसेस एक तरीके से एक लूप में आकर बंद हो गया था, यानी कि एक तरीके से मैं अब उस चीज़ के जाल में फंस चुका था। मुझे उस समय पर रुक जाना चाहिए था, बट मैं नहीं रुका शायद, और इसी वजह से मैं ऐसे एक नंबर मिला रहा था और तब लाइन कनेक्ट हो गई। और उससे पहले कि मैं उठाकर कुछ बोल पाता
उस तरफ से किसी अनजान भाषा में ही कोई मंत्र पढ़ने की आवाज आने लगी। मैं ज्यादा कुछ तो नहीं समझ पाया, बट मुझे पता था ये शैतान को पूजा करने वाले शब्द थे और इनके अंदर ही एक अलग तरह का अंधेरा था। मुझे पता था कि अगर मैं सावधानी से नहीं रहा तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है, और मैंने फौरन फोन को फेंक दिया और एक शांत मुद्रा में चला गया, जिसमें मैं ना कुछ देख रहा था और ना ही कुछ सुन रहा था। शायद अगर मैंने इस काम को करने में 1 सेकंड की भी देरी करी होती तो मेरे साथ न जाने क्या हो सकता था। वो जो कुछ भी था जो मेरे पीछे आया था वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली था और काफ़ी अच्छी तैयारी के साथ आया था। अब मैंने फ़ोन उठाया और वो नंबर देखने लगा जिसको मैंने अभी भी डायल करा था, जिसमें आ रहा था होटल मेगाहुड। उस टाइम पर मुझे मेरे दिमाग में कुछ ख्याल आने लगे, कुछ ऐसे जिनको मैं देख तो पा रहा था बट उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था, मानो मेरे दिमाग में ही कुछ दिक्कत चल रही हो और कोई चीज़ मेरे दिमाग तक ही मेरा एक्सेस रोक रही हो। अब जब मेरी नज़र बाहर इधर उधर गई तो मैं ये देखकर और ज़्यादा हैरान हो गया कि मेरे आसपास जितने भी घर थे उन सभी घरों के दरवाजे बंद थे, जो कि काफ़ी ज़्यादा अजीब था सुबह के 6 बजे के लिए। बट मुझे कहीं ना कहीं पता था ये सब बस एक भ्रम है, भ्रम मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए। उस टाइम पर मैंने कहीं दूर एक अजीब सी आवाज़ सुनी और जब मैंने उस ओर देखा तो पाया कि एक साया रोड के दोनों किनारों पर तेजी से भागते भागते इधर से उधर जा रहा था। एकदम से ही मेरे आसपास के नज़ारे पूरी तरह बदल चुके थे और अब मेरे आसपास जाने पहचाने घरों के बजाय कुछ ऐसी जगहें थी जिनको मैंने कभी नहीं देखा था, कुछ बड़े ही अजीब और डरावने से खंडहर। वो जो भी साया था वो मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा था और जिंदगी में पहली बार ऐसी किसी चीज़ से डर कर मैं तब भागा, क्योंकि मुझे पता था कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसका सामना मैं कर सकता हूँ और अब अगर आज मैं नहीं भागा तो मैं मर सकता था। मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते सीधा अपने घर में आ गया, क्योंकि मुझे पता था यही वो जगह थी जहाँ से सब शुरू हुआ था और यहीं पर मैं इस सब को ख़त्म भी कर सकता हूँ, वरना मैं इसके जाल में फंसता रहूँगा। तब मैंने अपने लैपटॉप को खोला और मैंने सोचा कि बाहर की दुनिया से इंटरनेट के ज़रिए कनेक्ट होने की कोशिश करता हूँ, बट कोई सी भी साइट चल नहीं रही थी। कुछ खुलती बट उनमें कुछ इस तरह का लेआउट होता जो कि मैं कभी नहीं पहचानता था। मैं अब नर्वस हो गया था क्योंकि वो जो भी चीज़ थी उसने टेक्नोलॉजी पर भी अपना हाथ जमा लिया था, पर अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करने वाला था जो मैंने फ़ोन नंबर मिलाते हुए करी थी। मेरे को अपने गुरुजी का चेहरा याद था और मैं उसे याद करके बस पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर लाने की कोशिश कर रहा था। उस टाइम पर मेरे आसपास कोई चीज़ तो थी जो कि अजीब सी आवाज़ में कुछ तो बड़बड़ा रही थी ताकि मैं अपना ध्यान भंग कर सकूं। अब मैंने फेसबुक खोलने की कोशिश करी और हैरानी की बात थी कि फेसबुक की वेबसाइट खुल गई, बट जब मैंने लॉगिन करा तो मैंने देखा कि मेरे फेसबुक पर लगभग 800 से भी ज़्यादा फ्रेंड्स थे जो कि कभी थे ही नहीं। मैंने पूरी लिस्ट देखी तो मैं हैरान रह गया। उनमें से कुछ तो मेरे रियल फ्रेंड्स थे, बट उसके बाद जितने भी चेहरे मुझे दिखते वो सब डरावने, कुछ ऐसे लोगों के जो कि शायद ऑलरेडी मर चुके थे और उनकी लाश की फ़ोटो मुझे दिख रही थी। मैं बस नीचे स्क्रॉल करता गया इस उम्मीद में कि शायद कुछ ना कुछ तो मुझे दिखेगा जो कि मेरी मदद कर सकता है। तब मैं लास्ट में जब पहुंचने वाला था तब जो नीचे से लास्ट 5वीं फ़ोटो थी वो उस बूढ़ी औरत की थी जो कि उस झोपड़ी में रहा करती थी। और तब मेरे अंतर मन से एक आवाज़ आई कि मुझे और नीचे नहीं देखना है, क्योंकि अगर शायद मैं नीचे और देखता हूँ तो मैं किसी ऐसी चीज़ को देख लूँगा जो कि शैतानी दुनिया में सबसे ऊपर है, जो कि एक झटके में मेरी जान ले सकती है। मैंने फ़ौरन उस चीज़ को वापस ऊपर स्क्रॉल करना शुरू कर दिया और तब मैं ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने चैट में मुझे डॉक्टर शिर्के दिखाई दिए। मैंने फ़ौरन उस पर क्लिक कर दिया। अब वो जो भी चीज़ थी जो कि मेरे घर के अंदर थी वो गुस्से से मानो पागल हो रही थी। और तब मेरे लैपटॉप में डॉक्टर शिर्के की तरफ से एक मैसेज आया, अपने सीधे हाथ पर कुर्सी मारो इतनी ज़ोर से कि तुम्हें दर्द महसूस हो। बिना कुछ सोचे मैंने ऐसा करा। तब एक और मैसेज आया, 4 बार और तुम सब कुछ देख पाओगे। मैंने फिर से ऐसा ही करा और तब जैसे ही मैंने ऐसा करा 4थी बार करते के साथ ही मुझे सब कुछ याद आ गया और मुझे सब समझ में आ गया कि डॉक्टर शिर्के कौन थे और वहाँ पर क्या हुआ था उस रात। जो कुछ मैं नहीं देख पा रहा था वो मैं देख रहा था। तब मैसेज आया,
सोफे के पीछे। मैं अपने हाथ को पकड़ते हुए, जिसमें से लगातार खून निकल रहा था, उस सोफे के पास गया और तब मैंने उस साइन को बनाया जो कि मुझे उस झोपड़ी में दिखा था, क्योंकि ऐसा मैसेज में लिखा था। उस साइन को बनाने के बाद जैसे ही मैंने उसके अंदर अपना खून गिराया, वो सारी आवाज़ें धीरे धीरे कम होने लगी। शायद मैं जीत रहा था। मेरा हाथ काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड था, बट शायद उसमें फ्रैक्चर नहीं था। आखिरकार अब मेरे दोस्तों को जब मैंने कॉल मिलाया तो सब लोगों ने आंसर दिया और अपने हाथ की बैंडेज वगैरह करने के बाद मैंने अपने दोस्त को अपने घर बुलाया। थोड़ी देर मेरी आंख लग गई थी। जब मेरी आंख खुली तो शाम हो चुकी थी। प्रवीण जो कि मेरा दोस्त था, वो मेरे आगे ही बैठा हुआ था। थोड़ी देर तक मैं शांति से लेटा रहा और उसके बाद मैंने उसे सारी बात बताई। इसके बाद कुछ सवाल थे जो कि मेरे मन में थे, जिनका जवाब मैं जानना चाहता था। वो जो भी चीज़ थी, उसने मेरे ऊपर हमला क्यों करा, या फिर वो जो बूढ़ी औरत थी, वो बस उसका दिखने का एक रूप था, बल्कि वो कई और रूपों में इस दुनिया में आज भी घूम रही थी। वो कोई नॉर्मल पैरानॉर्मल एंटिटी नहीं थी, बल्कि कुछ वाकई में पुरानी और एकदम अलग तरह की शक्ति थी। उसके पास आगे इतनी शक्तियाँ कैसे थी कि वो आज के ज़माने की मॉडर्न टेक्नोलॉजीज को भी अपने कब्जे में कर चुकी थी। और आखिर डॉक्टर शिर्के ने मेरी मदद कैसे करी और क्यों करी? भले इस पूरी घटना में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, बट जब मैंने फेसबुक की वो लिस्ट देखी थी तो वो जो औरत थी, वो बूढ़ी औरत नीचे से 5वें नंबर पर थी। तो आखिर उनके नीचे के 4 लोग कौन थे? क्या वो और भी ज़्यादा खतरनाक शक्तियाँ थी जिनसे मुझे बचना चाहिए था? और शायद मैंने अपने मन की सुन के सही करा और उनसे बच गया, पर न जाने मेरे साथ क्या होता। ठीक दोपहरी का समय था। आसमान में सूरज अपने प्रचंड ताप के साथ आग बरसा रहा था। जंगल में खेतों पर काम करने वाले लोग भी अपने घर जा चुके थे। इंसान क्या, जानवर भी नहीं दिख रहे थे। ऐसे में विमला अपनी बेटी प्रीति के साथ खेत में चारा काट रही थी। रोज तो वो दोनों माँ बेटी भी इस वक्त तक घर पहुंच जाती थी, लेकिन आज उन्हें घर से निकलने में देर हो गई थी। सुबह विमला का पति मुकेश गांव से बाहर नौकरी के लिए गया था। उसे खाना बना कर दिया और सामान बांधा, तब वो घर से निकला। उसके बाद विमला ने अपने 8 साल के बेटे रज्जन को स्कूल भेजा और इसी सब के चलते आज विमला और प्रीति को खेत से चारा लाने के लिए घर से निकलने में देर हो गई। अभी भी चारा पूरा नहीं कटा था, क्योंकि घर में 3-4 जानवर थे जिनकी व्यवस्था करनी थी। धूप और गर्मी ने बिल्कुल हालत खराब कर दी थी। विमला ने प्रीति से कहा, बेटा तू चारे की एक गड्डी लेकर घर चली जा। रज्जन भी स्कूल से आने ही वाला होगा, घर पर कोई नहीं होगा तो इधर गर्मी में घूमेगा। मैं भी एक गड्डी लेकर तेरे पीछे पीछे आ जाऊंगी। माँ तुम अकेली रहोगी यहाँ पर? साथ ही चलेंगे ना दोनों। अरे मैं आ रही हूँ, तू वजन उठाकर धीरे धीरे चलती है, मैं तेज रफ्तार से आ जाऊंगी। मेरी चिंता मत कर, रज्जन की चिंता कर, उसे भूख भी लगी होगी, तू जा। ठीक है माँ, फिर मैं जा रही हूँ। वैसे मुझे भी अकेले डर लगेगा, दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा। डर की कोई बात नहीं है बेटा, रास्ते में आम का बाग पड़ेगा, वहाँ कोई ना कोई रखवाली कर रहा होगा, और कुछ पता नहीं घने पेड़ों की छाया में बालक भी खेल रहे होंगे। तू चल, मैं बस आ रही हूँ। प्रीति ने बड़े बेमन से चारे की भारी गड्डी अपने सर पर उठाई और घर की तरफ चल पड़ी। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। पसीने से शरीर तरबतर हो गया था और सिर पर रखा वजन चाल को धीमी करने की कोशिश कर रहा था, पर प्रीति पूरी कोशिश से उसे रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जितना धीरे वो चलती, घर पहुंचने में उतनी ही देर लगती। प्रीति अब बाग तक पहुंच गई थी। बाग के बीचों बीच एक पगडंडी सी बनी हुई थी, जो कि पैदल चलने वाले ग्रामीणों के कारण ही बनाई गई थी। बाकी पूरे बाग में घास फैली हुई थी, जगह जगह सूखे पत्ते पड़े हुए थे। प्रीति भी उसी पगडंडी पर चल पड़ी और अभी तक उसे रास्ते पर कोई नहीं मिला था। प्रीति तेज कदमों से चल रही थी कि अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई और भी चल रहा था। सूखे पत्तों पर प्रीति को किसी की पदचाप सुनाई दे रही थी। उसने अपनी चाल कुछ धीमी करी और ध्यान से सुनने की कोशिश करी, और तभी कानों में एक आवाज़ आई, जीजी, ओ जीजी,
मैं चलूं तुम्हारे साथ? कौन है रे? प्रीति ने कड़क सी आवाज में पूछा। हालांकि आवाज से पता चल रहा था कि वो कोई बच्चा ही होगा। सिर पर रखे चारे की वजह से वो गर्दन मोड़कर पीछे नहीं देख सकती थी, ना ही रुक सकती थी। प्रीति को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला और अब उसे पीछे आने वाली पदचाप भी सुनाई नहीं दे रही थी। प्रीति आगे बढ़ती रही। कुछ दूर वो चली ही थी कि फिर से वही आवाज आई, जीजी ले चलो ना मुझे भी अपने साथ। इस बार आवाज में थोड़ी खुशामद और थोड़ी लाचारी महसूस हुई। प्रीति का मन पिघल गया उस बच्चे की आवाज को सुनकर। अरे तो आ जाना मेरे साथ, मैंने कब मना करा? अपना नाम तो बता। मंगलू। पीछे से फिर से वही आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज में खुशी की झंकार थी। मंगलू, मैं तो नहीं जानती तुझे, कहाँ घर है तेरा? प्रीति को कोई उत्तर नहीं मिला और वो उसी रफ्तार से चलती रही। पीछे चलते हुए कदमों की पदचाप उसे सुनाई देती रही। बाग से निकलकर अब वो गांव के पास आ गई थी। अचानक प्रीति का ध्यान गया कि अब उसे अपने पीछे किसी की आवाज नहीं आ रही थी। उसे ऐसा लगा कि उसके सर पर रखे हुए चारे में वजन कुछ ज्यादा हो रहा है और अब वो थक गई थी। उसने हांफते हुए आवाज दी, मंगलू, अरे ओ मंगलू। बदले में कोई भी आवाज नहीं आई और इस बार प्रीति ने कुछ जोर से आवाज लगाई कि बच्चा ही तो है, कहीं पीछे रह गया होगा। इस बार भी शांति छाई रही। हो सकता है अब उसे अपने घर का रास्ता पता चल गया हो और गांव के पहले मोड़ से ही वो अंदर मुड़ गया हो। प्रीति ने मन ही मन सोचा। तभी दूर से उसे उसकी माँ की आवाज सुनाई दी, अरे किसे पुकार रही है प्रीति? अच्छा, माँ भी आ गई। प्रीति ने राहत की सांस ली। तब तक विमला तेजी से चलती हुई प्रीति के बराबर आ गई थी। अरे कोई बच्चा था माँ, मंगलू नाम बता रहा था, मेरे पीछे पीछे ही तो आ रहा था। तेरे पीछे तो कोई भी नहीं था। ऐसा कैसे हो सकता है? गांव से पहले वाले मोड़ में चला गया होगा ना, प्रीति ने कहा। दोनों माँ बेटी घर आ गई। चारे की गड्डी जमीन पर डाल दी और दोनों गहरी गहरी सांस लेने लगी। तभी रज्जन दौड़ता हुआ आ गया। माँ भूख लगी है, जल्दी से रोटी दो ना। हाँ हाँ अभी देती हूँ, पहले नल से ठंडा पानी तो ला कर दे। देख कितनी गर्मी में चल कर आ रहे हैं हम लोग। आज तो चारे की गड्डी में वजन कुछ ज्यादा ही था। रज्जन ने रसोई के बाहर रखे बर्तन के टोकरे से एक गिलास निकाला और नल से पानी लाकर विमला को पकड़ा दिया। और मुझे कौन पिलाएगा? प्रीति ने रज्जन को छेड़ते हुए कहा। खुद उठकर ले लो, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जीजी, मैं तो बस माँ को ही पानी पिलाऊंगा। रज्जन ने अकड़ कर कहा। ठीक है बच्चू, देख लूंगी तुझे। अब जब मास्टर जी गुणा के सवाल देंगे तो मेरे पास मत आना, तब तो बड़ी खुशामद करता है मेरी। प्रीति ने अपने छोटे भाई को प्यार भरी धमकी दी। हाँ बिल्कुल भी नहीं खुशामद करूंगा, अब तो मुझे सवाल आ गए हैं। रज्जन की अकड़ अब भी बरकरार थी। इस बार विमला दोनों भाई बहन के बीच चल रही नोकझोंक में बोल पड़ी। अरे इतनी बड़ी बहन से बराबरी करता है, चल जा पानी दे दे भी। लोग तो प्याऊ लगाकर राह चलते को पानी पिलाते हैं और तू अपनी बहन को मना कर रहा है जो तेरे 10 काम करती है। अब माँ की बात तो टाली नहीं जा सकती थी। रज्जन प्रीति के लिए भी पानी ले आया। प्रीति ने गिलास पकड़ते हुए रज्जन के हाथ भी पकड़ लिए। क्या रे, पिद्दी सा है और अकड़ू पूरा है, क्यों रोज लड़ता है मुझसे? औरों से तो बड़े प्यार से बोलता है। देख तेरे मास्टर जी से शिकायत करूंगी। माँ देख लो जीजी को, मैंने पानी पिलाया फिर भी मेरी शिकायत करने को कह रही है। रज्जन ने प्रीति से खुद को छुड़ाते हुए मचल कर कहा। रज्जन प्रीति की पकड़ से छूटकर विमला की ओर भागा और तभी वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। विमला और प्रीति ने दोनों ने तुरंत उसे उठाने की कोशिश करी, लेकिन रज्जन का शरीर मानो अकड़ गया था। दोनों माँ बेटी के हाथ पैर फूल गए। पता नहीं क्या हुआ अचानक रज्जन को। हो सकता है ठोकर खाकर गिर पड़ा हो, तो फिर उठा क्यों नहीं? और तो और आंखें भी नहीं खोली। शरीर तो जैसे भारी हो गया था। दोनों माँ बेटी मिलकर भी नहीं उठा पा रही थी। प्रीति जरा पड़ोस में प्रमोद चाचा को बुला कर ला जल्दी, विमला ने परेशान होते हुए कहा। प्रीति तुरंत उठकर बाहर भागी।
और कुछ ही देर बाद एक लंबे चौड़े आदमी के साथ वापस आई। अरे भाभी, क्या हुआ रज्जन को, कैसे गिर गया? पता नहीं देवर जी क्या हुआ मेरे रज्जन को, देखो तो धड़ाम से गिर पड़ा, ना आंखें खोल रहा है ना कुछ बोल रहा है। विमला की आवाज़ रुंध गई। अरे भाभी, परेशान क्यों होती हो, अभी सब ठीक हो जाएगा। गर्मी क्या कम पड़ रही है, जरूर धूप में खेल रहा होगा। प्रीति, जरा एक गिलास पानी ला, इसके मुंह पर छींटे मारते हैं, बेहोश हो गया है बेचारा। प्रमोद ने रज्जन को उठाने की कोशिश करते हुए कहा। विमला ने भी सहारा लगाया और तब कहीं जाकर मुश्किल से रज्जन को उठाकर खाट पर लेटा दिया। प्रमोद जैसे हट्टे कट्टे आदमी को भी 8 साल के बच्चे को उठाने में भरपूर ताकत लगानी पड़ी। विमला रज्जन के सिरहाने बैठकर पंखा झालने लगी और प्रीति ने पानी के छींटे रज्जन के मुंह पर मारे, लेकिन रज्जन पर कोई असर नहीं पड़ा। भाभी, तुम चिंता मत करो, मैं चौपाल वाले डॉक्टर को बुला लाता हूँ, वही कुछ बता सकता है, प्रमोद ने कहा। तब तक प्रमोद की पत्नी सावित्री भी आ गई थी और विमला की आंखें डबडबा रही थी। सावित्री को देखकर वो रो पड़ी। अरे जीजी, रो क्यों रही हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम तो इतनी हिम्मत वाली हो फिर भी, सावित्री ने हौसला दिया। प्रीति भी परेशान होकर रज्जन के बालों में हाथ फेरने लगी, उसकी आंखें भी अब नम हो गई थी। कुछ मिनट के बाद प्रमोद एक अधेड़ से आदमी को लेकर वहां पर आ गया। उसको देखकर विमला ने हाथ जोड़ लिए और कहा, मेरे बच्चे को बचा लो डॉक्टर साहब, पता नहीं क्या हो गया ऐसे। डॉक्टर ने रज्जन की नब्ज देखी और फिर माथे पर हाथ रखा। सुबह क्या खाया था उसने? जी, दूध पिया था बस, अब खाना मांग रहा था कि अचानक गिरकर बेहोश हो गया। लगता है कमजोरी से बेहोश हो गया है, अभी ताकत का इंजेक्शन लगा देता हूँ, थोड़ी देर में होश आ जाएगा। डॉक्टर ने इंजेक्शन तैयार किया। डॉक्टर ने जैसे ही रज्जन का हाथ पकड़कर इंजेक्शन लगाने की कोशिश करी, उसने तुरंत आंखें खोल दी। अरे डॉक्टर, क्या कर रहा है, भाग जा यहाँ से, तेरी वजह से ही तो मेरा यह हाल हुआ है। रज्जन ने लाल लाल आंखों से डॉक्टर को देखते हुए कहा। सभी लोग चौंक गए, रज्जन की आवाज को क्या हुआ, और वो तो कभी किसी से ऐसे बदतमीजी से बात ही नहीं करता। डॉक्टर भी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। रज्जन खाट पर बैठे हुए डॉक्टर को घूर रहा था। प्रमोद और विमला एक दूसरे को इशारा करे और रज्जन को दोनों ओर से कसकर पकड़ लिए और डॉक्टर ने रज्जन की बाह में इंजेक्शन लगा दिया। कुछ देर तक रज्जन पता नहीं क्या बड़बड़ाता रहा, उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आ रही थी। फिर वो अचानक खाट पर पीछे की ओर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। डॉक्टर तो जा चुका था और बाकी सब एक दूसरे का मुंह ताक रहे थे। रज्जन की तबीयत में कोई भी सुधार नहीं हुआ था। विमला अब भी सिरहाने खड़ी पंखा झेल रही थी। तभी रज्जन ने आंखें खोली और अपने चारों ओर खड़े हुए लोगों को देखा। विमला जल्दी से उसके पास आकर बैठ गई। रज्जन, तू ठीक तो है? तुझे क्या हो गया था मेरे बच्चे? माँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, तुम सब मुझे ऐसे क्यों घेर कर खड़े हो? रज्जन ने कमजोर सी आवाज में कहा। विमला ने रज्जन को अपने सीने से चिपका लिया। अरे कुछ भी नहीं। प्रीति, जल्दी भाई को रोटी ला कर दे, भूख लगी है इसे। प्रीति फुर्ती से रसोई की तरफ भागी और जल्दी से एक प्लेट में 2 रोटी और एक कटोरी में दाल लेकर आ गई। विमला ने अपने हाथ से उसे निवाला खिलाया और उसकी आंखों में अब भी नमी थी। माँ, मैं अपने आप खा लूंगा, लाओ मुझे रोटी दो, रज्जन ने कहा तो सबके चेहरे पर खुशी छा गई। प्रमोद और सावित्री भी अपने घर चले गए। रज्जन खाना खाकर फिर से खाट पर लेट गया। वो बहुत थका हुआ सा लग रहा था। दोनों माँ बेटी अब अपने काम धाम में लग गई। दिन छिपने का समय हो गया था और रज्जन अभी भी उसी तरह लेटा हुआ था। रोज तो वो 1 मिनट के लिए भी नहीं बैठता था और सारे दिन उछल कूद करता रहता था। विमला फिर से उसके सिरहाने पर आकर बैठ गई। अभी भी ठीक नहीं है क्या जी तेरा? क्या परेशानी है वो तो बता, सुबह से खाट पर पड़ा है। पता नहीं माँ, मुझसे उठा नहीं जा रहा, बड़ी कमजोरी सी लग रही है बदन में, जी करता है बस ऐसे ही लेटा रहूं, रज्जन ने बुझी हुई सी आवाज में कहा। विमला के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। अरे प्रीति, जरा डॉक्टर के पास तो जा, भाई के हाल बताकर कुछ दवा ले आ,
नहीं तो फिर वो अपने घर चला जाएगा। अच्छा माँ, जाती हूँ, प्रीति ने कहा। तभी रजन उछलकर बैठ गया। खबरदार जीजी, जो उस डॉक्टर के पास गई, उसने मेरी ऐसी हालत करी है। अब मेरे सामने उसका नाम मत लेना माँ, कह देता हूँ। रजन की आंखें सुर्ख लाल हो गई थी और आवेश में उसका शरीर कांप रहा था। उसकी आवाज़ भी बदली हुई सी लग रही थी। दोनों माँ बेटी उसके बदले हुए तेवर देखकर कांप उठी। विमला ने धीरे से प्रीति को जाने का इशारा करा और तब तक रजन फिर से निढाल सा होकर लेट गया था। उसकी आंखें अब बंद हो गई थी। वो फिर से कुछ अस्पष्ट सा बुदबुदाने लगा था। कुछ ही देर में प्रीति दवाई लेकर आ गई। विमला चुपचाप उठकर उसके पास गई और प्रीति ने 2 पुड़िया उसके हाथ पर रख दी। विमला ने उसे अपने आंचल में बांध लिया और रसोई में जाकर दूध गर्म करके उसमें एक पुड़िया मिला दी। दूध का गिलास लेकर वो रज्जन के पास खाट के पास गई। रज्जन, बेटा दूध पी ले, बहुत देर से ऐसे ही लेटा है। रज्जन ने एक बार फिर से अपनी आंखें खोली जो कि अब भी लाल थी। ये तुम बार बार मुझे रज्जन क्यों कहती हो? मैं रज्जन नहीं हूं, क्यों मुझे तंग कर रही हो? उसकी बात सुनकर विमला जड़ हो गई। ये क्या कह रहा है बेटा? तू ही तो मेरा रज्जन है और मैं तेरी माँ हूं। अभी बताया ना मैं तेरा रज्जन हूं और ना तू मेरी माँ। जीजी, तुम बताओ ना मैं कौन हूं? रज्जन ने प्रीति की ओर देखकर कहा। प्रीति भी उसकी बात सुनकर हैरान में पड़ गई। क्या बताऊं माँ को? क्यों तंग कर रहा है उल्टी सी बातें करके? कुछ नई खुराफात सोची है ना तुझे? देख, कल ही तेरे मास्टर जी से शिकायत करूंगी। प्रीति तमक कर बोली। रज्जन ठहाका डालकर हंस पड़ा। क्यों जीजी, भूल गई क्या? सुबह तुमने मेरा नाम पूछा था तो क्या बताया था मैंने? अपनी माँ को ही बताओ। प्रीति का दिमाग घूम गया। कब? मैं तेरा नाम क्यों पूछूंगी? बचपन में तेरा नाम मैंने ही रखा था रज्जन, और हाँ, माँ भी तेरी ही है। रज्जन के होठों पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। क्यों? बाग में तुमने मेरा नाम नहीं पूछा था? तुम ही तो मुझे अपने साथ लाई हो गांव में। याद आया कुछ? प्रीति ने कुछ सोचा और बोली, मंगलू। हाँ, अब याद आ गया ना? अपनी माँ को ही बता दो, मुझे रज्जन ना कहे। विमला और प्रीति दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो गई थी। इसी बीच रज्जन फिर से बेसुध होकर अपनी खाट पर लेट गया। विमला ने प्रीति की ओर इशारा किया और वो दोनों अंदर किवाड़ की ओट में खड़े होकर बात करने लगे। ये रज्जन मुझे पहचान क्यों नहीं रहा प्रीति? और ये मंगलू कौन है जिसका नाम वो ले रहा था? तू कुछ जानती है क्या? वो बाग वाली क्या बात है? और रज्जन को कैसे पता चला? वो तो स्कूल में था। विमला ने प्रीति से एक साथ कई सवाल पूछ डाले। माँ, मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है। बस मेरे मुंह से मंगलू निकल गया। मैंने बताया था ना, मेरे पीछे एक बच्चा आ रहा था। उसने ही अपना नाम मंगलू बताया था और उसने मुझसे कहा था कि मैं उसे अपने साथ गांव ले चलूं। लेकिन तुम तो कह रही थी कि मेरे पीछे कोई भी नहीं था। प्रीति ने उलझन भरे स्वर में कहा। विमला के माथे पर बल पड़ गए। मैंने तो तेरे पीछे किसी को भी नहीं देखा। अगर कोई था भी तो रज्जन को ये सब कैसे पता था? कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या करूं जो रज्जन ठीक हो जाए? और पता नहीं डॉक्टर का नाम लेते ही सिर तक चिढ़ क्यों हो रहा है। दवाई बड़ी मुश्किल से दी है। दोनों माँ बेटी अपने अपने दिमाग में परेशानी का अनुभव करते हुए सोच में पड़ गई। तभी अचानक रज्जन की आवाज सुनाई दी। माँ कहाँ हो? इतना अंधेरा क्यों कर रखा है घर में? मुझे डर लग रहा है। जीजी, ओ जीजी। रज्जन की आवाज सुनकर दोनों चौंक पड़े और आंगन में पड़ी खाट की ओर भागे जिस पर वो लेटा हुआ था। अभी तक घर में उजाला नहीं हुआ था क्योंकि माँ बेटी परेशान थे दोनों। रज्जन विमला से लिपट गया और पूछा, माँ उजाला क्यों नहीं किया? कहाँ चली गई थी तुम? जीजी भी नहीं थी मेरे पास। तुम्हें पता है ना मुझे अंधेरे में डर लगता है। विमला ने उसे हैरानी से देखा। अभी तो ये कह रहा था कि तुम मेरी माँ नहीं हो। अब रज्जन की आवाज ही पहले जैसी हो गई थी और आंखें भी लाल नहीं थी। विमला फूट फूट कर रो पड़ी और प्रीति भी उन दोनों से लिपटकर रोने लगी। रज्जन ने उन दोनों को देखकर कहा, क्या हुआ माँ? क्या हुआ जीजी? क्यों रो रहे हो तुम दोनों? तू ठीक है ना मेरे बच्चे? तुझे कुछ हुआ तो नहीं?
विमला ने रज्जन का माथा चूमते हुए कहा, मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, बस भूख लग रही है, जल्दी रोटी बना दो, दूध से खाऊंगा। रज्जन ने सरलता से कहा। तब तक प्रीति ने आंगन में लालटेन की रोशनी कर दी थी। प्रीति, तू भाई के पास बैठ, मैं रोटी बनाकर लाती हूँ, विमला ने बोला। प्रीति रज्जन के पास बैठ गई। रज्जन ने प्रीति से कहा, जीजी पता है क्या हुआ? क्या? मेरे स्कूल में एक बच्चा था, वो कल रात मर गया। सुबह सुबह सब बच्चे यही बात कर रहे थे। मुझे तो बड़ा डर लगता है मरने का नाम सुनकर। पता नहीं मरने के बाद क्या होता होगा। हट पागल, कैसी बातें कर रहा है, डरने की कोई बात नहीं है, बच्चे तो कुछ भी कहते हैं। अरे नहीं जीजी, सच में जब मैं सुबह स्कूल जा रहा था ना, तब भी सब मंगलू की ही बातें कर रहे थे। प्रीति चौंक गई। मंगलू? हाँ जीजी, मंगलू ही नाम था उसका। एक दिन जब मैं स्कूल से आ रहा था ना, तो तुमने भी देखा था ना उसे। प्रीति तो सोच में पड़ गई। मंगलू रात ही मर चुका था तो बाग में कौन था? क्या वो कोई और था? शक्ल तो मुझे उसकी याद भी नहीं। और आज जो बाग में मिला था उसे भी कहाँ देखा था मैंने। और माँ को भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था मेरे पीछे, जबकि मुझे तो बराबर से उसके कदम सुनाई दे रहे थे। तब तक विमला भी रज्जन के लिए दूध रोटी लेकर आ गई थी और रज्जन की बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जैसे तैसे उसने रज्जन को रोटी खिलाई और फिर घर में बने पूजा के आले में रखी, भभूत लाकर उसके माथे पर मल दी और रज्जन की खाट पर बिस्तर के नीचे चुपचाप एक चाकू रख दिया। फिर खाट के चारों ओर थोड़ा सा गंगा जल छिड़क दिया। प्रीति चुपचाप माँ को ये सब करता हुआ देख रही थी। तभी रज्जन ने पूछा, माँ क्या कर रही हो? बेटा तो डर लग रहा था ना, इसलिए कर रही हूँ। अब डर नहीं लगेगा, रात को आराम से नींद भी आएगी, मैं भी तेरे साथ ही सो जाऊंगी। विमला की बात सुनकर रज्जन खुश होकर सो गया। अब प्रीति ने विमला की ओर देखकर कहा, माँ क्या है ये सब? रज्जन को तो रोज ही डर लगता है, फिर आज तुमने ये सब क्यों करा? क्या बात है माँ, इतनी परेशान क्यों लग रही हो? अब रज्जन ठीक तो है ना? विमला ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब तो सुबह ही पता चलेगा, लेकिन कुछ तो गलत है रज्जन के साथ। बरगद के नीचे जो जोगी रहता है उससे बात करनी पड़ेगी, तभी कुछ पता चलेगा। बस रात ठीक से कट जाए। सुबह सवेरे उठकर विमला बरगद वाले जोगी के पास पहुंच गई। अपने साथ वो अपने आंगन की मिट्टी भी लेकर गई थी। जोगी पेड़ के नीचे धुंधली रमा पर बैठा था और आंखें बंद करके ध्यान में लीन था। विमला चुपचाप उसके सामने जाकर बैठ गई और 2-3 मिनट के बाद ही जोगी ने अपनी आंखें खोल दी और विमला के चेहरे पर अपनी दृष्टि जमा दी। विमला ने हाथ जोड़ लिए। बोल माई, क्या बात है, क्यों बन परेशान है? अपने आंगन की मिट्टी लाई है ना? विमला ने कोई जवाब नहीं दिया और अपने पल्ले में बंदी गांठ को खोलकर एक पुड़िया निकालकर जोगी के सामने रख दी। जोगी ने उस पुड़िया को अपनी हथेली पर रखकर दूसरे हाथ की उंगली उस मिट्टी में घुमाई और फिर उसे नाक के पास ले जाकर सूंघने लगा। कुछ क्षण बाद पुड़िया वाली हथेली जोगी ने ऊपर की ओर उठा दी और होठों में कुछ बुदबुदा उठा। उसके बाद उसने हाथ नीचे करके एक बार फिर उस मिट्टी को सूंघ कर देखा और अपनी आंखें बंद कर ली। बाबा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? क्यों ऐसा बर्ताव कर रहा है? विमला ने व्यग्रता से पूछा। जोगी ने आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। माई, परेशान ना हो, वो तो खुद एक बच्चा है, उसे तो खुद अपनी स्थिति का पता नहीं है, बस भटक रहा है। कौन बाबा, कौन भटक रहा है? मेरा अज्जन तो ठीक है ना, उसे तो कोई दिक्कत नहीं होगी ना? जोगी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। विमला अब भी जोगी को उम्मीद से निहार रही थी। कुछ क्षण बाद जोगी ने फिर से अपनी आंखें खोली और अपने धुने से एक मुट्ठी राख उठाकर कुछ बुदबुदाते हुए विमला की हथेली पर रख दी। माई, जहां से परेशानी साथ आई है उसे वहीं वापस छोड़कर आना होगा, आज ही, इससे पहले कि वो तेरे बेटे के अंदर ही रम जाए। उसे विदा कर दे, कोई मुश्किल नहीं होगी तुम्हें। कहते हुए जोगी ने विमला को सब समझा दिया कि क्या करना है। विमला डरते हुए घर की ओर चल पड़ी। रज्जन अभी तक सोया हुआ था। विमला ने प्रीति को जोगी की सारी बातें बता दी।
कुछ देर बाद ही रंजन उठ गया। माँ मुझे उठाया क्यों नहीं, स्कूल जाना था मुझे, कहते हुए वो खाट से उठकर खड़ा हो गया और नल पर जाकर हाथ मुंह धोने लगा। विमला और प्रीति दोनों एक दूसरे की ओर चिंता से देख रहे थे। वही हुआ जिसका डर था। जैसे ही रंजन ने हाथ मुंह धोए तुरंत ही उसकी आवाज बदल गई। क्यों जीजी, तुम्हारी माँ ने क्या किया था रात? रंजन ने लाल आंखों से विमला को घूरते हुए कहा। क्या, माँ ने तो कुछ नहीं किया था, प्रीति ने थोड़ा डरते हुए बोला। फिर रंजन, बताया ना तुम्हें, मंगलू हूं मैं। इस बार रंजन ने प्रीति को घूर कर देखा। दोनों माँ बेटी सहमे सहमे से एक दूसरे को देख रहे थे। प्रीति ने हिम्मत करते हुए कहा, क्या रे मंगलू, मेरे साथ चलेगा खेत पर, चारा काट कर लाना है। अरे वाह, जरूर जाऊंगा ना, यहाँ तो मेरा मन भी नहीं लग रहा। पता है जीजी, मेरे छोटे भाई बहन जब साथ रहते थे ना तो मेरा बहुत मन लगता था। कहते हुए रंजन की आवाज में मायूसी दिख रही थी। दोनों माँ बेटी ने एक दूसरे को इशारा करा और धीमे से मुस्कुरा उठी। प्रीति और रंजन दोनों खेत की ओर चल पड़े। कुछ देर बाद ही विमला भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। प्रीति के साथ रंजन उछल कूद करता हुआ जा रहा था और विमला ने दूर से ही उन दोनों को देख लिया। जैसे ही विमला बाग के पास पहुंची, उसने जोगी की दी हुई राख की एक लकीर खींच दी और उसके बाद वो फिर से प्रीति के पीछे चल दी। खेत पर जाकर प्रीति चारा काटने लगी और रंजन किनारे पर बैठकर मस्ती से मिट्टी में खेलने लगा। विमला धीरे से रंजन के पीछे पहुंच गई और जोगी की दी हुई राख रंजन के सिर के ऊपर डाल दी। रंजन के मुंह से चीख निकल गई और वो बेहोश होकर गिर पड़ा। विमला ने जल्दी से रंजन को गोद में उठा लिया और वापस घर की ओर भागी। प्रीति भी माँ के पीछे भागने लगी। तब प्रीति के कानों में आवाज आने लगी, जीजी मुझे भी लेकर चलो। प्रीति ने कोई जवाब नहीं दिया और ना ही मुड़कर देखा। प्रीति के शरीर पर भी जोगी की दी हुई राख लगी थी जो उसने घर पर ही लगा ली थी। प्रीति के कानों में पीछे से आ रही कदमों की आवाज लगातार तेज हो रही थी और रह रहकर मंगलू की आवाज उसके कानों में आ रही थी। बाग में खींची हुई राख की रेखा को पार करने के बाद दोनों माँ बेटी ने कुछ राहत की सांस ली, लेकिन प्रीति को दूर से आती हुई आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, जो अब दूर जाते हुए महसूस हो रही थी। इसी तरह विमला रंजन को गोद में उठाकर बरगद के पेड़ के नीचे जोगी के पास पहुंची। प्रीति भी साथ में थी। बाबा देखो, मेरा बच्चा ठीक है ना? विमला ने रंजन को जोगी के सामने लिटाकर पूछा। सब ठीक है माही, डरने की कोई बात नहीं है, कहते हुए जोगी ने प्यार से रंजन के माथे पर हाथ रख दिया। रंजन ने धीरे से अपनी आंखें खोली और हैरानी से उधर उधर देखने लगा। विमला ने खुशी से बेटे को सीने से चिपका लिया। प्रीति का चेहरा भी भाई को देखकर खिल गया। बाबा ये सब क्या था, कुछ तो बताओ, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। विमला ने हाथ जोड़कर जोगी से प्रार्थना करी। माई, कुछ बातें समझ से परे हैं। ये मंगलू की आत्मा, इस बच्चे को तो ये भी नहीं पता था कि ये मर गया है। उसे तो बस ये लग रहा था कि वो जंगल में है। वो एक रात पहले ही मरा था। उसकी आत्मा इतनी शक्तिशाली नहीं थी कि कहीं आ जा सके। जब प्रीति ने उसे अपने साथ आने को कहा तो उसके सहारे से घर तक चला गया, लेकिन प्रीति पर उसका कोई असर नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही प्रीति ने रंजन को पकड़ा, मंगलू रंजन के शरीर में चला गया। वो उसका हमउम्र था और कमजोर भी। बस फिर आगे तो तुझे सब पता ही है माई। ये मंगलू तो भोला भाला था। इसे लगता था कि डॉक्टर की दवाई से उसे सब कुछ हुआ है, इसीलिए वो डॉक्टर से चिढ़ता था। खैर, सब ठीक हो जाएगा। और बेटी, आगे के लिए भी ध्यान रखना। पीछे से आती हुई अनजानी आवाज का कभी जवाब मत देना। कभी कभी कोई बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। बाबा, हम तो रोज खेत पर जाते हैं, कहीं वो फिर से हमारे साथ तो नहीं आएगा ना? विमला ने संदेह दिखाया। नहीं, आज तीसरा दिन है, आज इसे मुक्ति मिल जाएगी। और ऐसा हमेशा नहीं होता, कभी कभी कोई अतृप्त आत्मा कुछ कर देती है। बाकी तो सब ईश्वर के अधीन ही है। सृष्टि का नियम स्वतः ही चलता रहता है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, कहकर जोगी ने अपनी आंखें मूंद ली। विमला ने उन्हें प्रणाम किया और अपने दोनों बच्चों के साथ घर लौट गई।